नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नारा दिया था, देश नहीं बिकने दूंगा। अब धीरे धीरे परत दर परत चीजें खुल के सामने आ रही है। बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है। 1,47 लाख करोड़, मतलब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो 10 से 15 डिफॉल्टर्स ने कब्जा ले रखे हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ तो विदेश भाग गए हैं। इसमें नीरव मोदी, माल्या, ये सब बड़े नाम हैं, ललित मोदी, कई सारे ऐसे दर्जनों हैं जिनके बीजेपी से करीबी रिश्ते रहे और वो भाग गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन लगातार ये हो रहा है। अब बात है कि 23 पीएसयू कंपनियां जो है उसका निजीकरण किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये तो होगा ही होगा। पीएसयू कंपनियां मतलब होता है जैसे गेल, सेल, वेल, जिसमें आरक्षण लागू है और आपको नौकरी मिलती थी। जनरल से तो आपको नौकरी मिलने दी नहीं जाएगी, लेकिन वो भी कंपनियां बेची जा रही। बैंकों का आप निजीकरण होगा। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था, अब ये निजीकरण करने जा रहे हैं। तो सोचिए कितनी खतरनाक हालत है। और उससे भी बड़ी हालत ये खराब है कि जो शख्स आपको कह रहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, उस पर उर्जित पटेल, जो उनके फेवरेट आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने जब भाग गए थे, अब खुलासा हो रहा है। उसके बाद डिप्टी गवर्नर ने भी कहा है, दोनों ने कहा है, बड़ा आरोप लगाया है कि हम लोग इसीलिए आरबीआई छोड़ के गए क्योंकि हम पैसे की वसूली चाहते थे जो बैंक से फरार हैं, लेकिन सरकार दबाव डाल रही थी, वित्त मंत्रालय दबाव डाल रहा था कि इस तरह की कार्रवाई न की जाए और कोई सख्त नियम न बनाया जाए। तो आखिर सवाल पैदा होता है कि प्रधानमंत्री या वित्त मंत्रालय या सरकार की क्या दिलचस्पी थी और वो क्यों नहीं चाहते थे कि इन पैसों की वसूली हो, जो भगोड़े हैं उनको देश में लाया जाए। तो सोचिए किस तरह के राष्ट्रवाद के नाम पर कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। और सोचिए वही पार्टी जो मजबूत बात, राष्ट्र की बात करती है, उसके लिए अस्पताल जरूरी नहीं, स्कूल जरूरी नहीं है। 500 दफ्तर बन चुके हैं बीजेपी के और 400 दफ्तर और बनने हैं। कोरोना में आज भी देश के हर जिले में जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने अपने अपने पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया है। 700 जिलों में वो कह रहे थे कि पार्टी दफ्तर है और 200 और शहरों में, मतलब 900 पार्टी दफ्तर उनके बन रहे हैं। सोचिए अस्पताल के बगैर लोग मर रहे हैं उन्हीं के राज्यों में। मध्य प्रदेश में ज़मीन पर लोग लेटे हुए हैं, पटना में अस्पताल में पानी घुस रहा है। जहाँ जहाँ डबल इंजन वाली सरकार है, डबल इंजन कहने का मतलब जहाँ स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। तो आप सोचिए कि क्या हालत है इस देश में और लोग किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं और किस तरह से अव्यवस्था का आलम है और किस तरह से बड़ी खबर है। और यूपी का तो कहना है क्या, ब्रजेश मिश्रा ने अभी ट्वीट किया है कि कानपुर देहात में 11 दिन पहले अपहृत हुए व्यापारी की लाश मिली है। तो और कुछ कहना नहीं है आपको, लगातार ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें चल रही है। और कोरोना से जहां हाहाकार मचा हुआ है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, वहीं लगातार पुलिसिया तांडव जो है वो लगातार जारी है। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग बात कर रहे हैं और यहाँ आपको लगातार बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, खबरों में उलझाया जा रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट है, सरकारी अस्पताल की स्थिति खराब है, स्कूल नहीं चल रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं है, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग भूखे फांसी ला के मर रहे हैं। सुने MBA, M.Tech, PhD वाले आम बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, यहाँ कंपनियाँ बेची जा रही है। और आखिर क्या ऐसी वजह थी कि जो पैसा बैंक से लोग ले रहे हैं उसकी वसूली करने में क्या दिक्कत? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उर्जित पटेल ने ये सारे खुलासे किए हैं कि सरकार चाहती ही नहीं थी कि सख्ती से पैसों की वसूली की जाए। तो एक बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और ये लाजमी है कि आपको ये सब सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया है जिसकी वजह से ये खबरें आपके पास आ रही नहीं तो वो भी नहीं आएंगी। और अब खबर आ रही कि प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री को साइड कर दिया है। निर्मला सीतारमण JNU की पढ़ी लिखी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कई बार तो कह देती हैं कि लहसुन महंगा है तो मैं लहसुन नहीं खाती। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अब प्रधानमंत्री वित्त मंत्री भी हो गए हैं। तो समझिए कि कितनी जिम्मेदारी है उन पर। रक्षा मंत्री भी वही हैं, फ्रांस जाके डील करते हैं, फाइनेंशियल काम वही करते हैं, मतलब सारा लद्दाख जाना हो तो रक्षा मंत्री हो जाते हैं, विदेश के सारे टूर वही करते हैं। तो ना विदेश मंत्री का काम है ना रक्षा मंत्री का काम है,
हमको तो लगता है सोशल जस्टिस मंत्रालय भी उनको लेना चाहिए ताकि SC ST OBC के लोगों को ज़्यादा फायदा हो। वहीं जिस तरह से राम मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनको उद्घाटन नहीं करना जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सेकुलर धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली और ये शपथ का उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है। आज मैं एक ईंट देख रहा था, उनके कोई लल्लू सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने ट्वीट किया है एक ईंट जिस पर लिखा हुआ है कि राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ, शिलान्यास। अब बताइए, भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास में ईंट जो लगेगी चांदी की ईंट है, तस्वीरें शेयर की है उन्होंने, उस पर लिखा हुआ कि नरेंद्र मोदी के कर कमलों से। तो शायद सुधार लेंगे वो लोग। और फिर वही तो ये ओवैसी साहब ने बोला है, और आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति इनकी चलती रहती है। दरअसल राम इस देश में राजनीति नहीं है, वो वोट हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी का जो है अधिकार है वो उसका हनन है। क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो आया था आपके बीच में राम मंदिर का मुद्दा। तो आप समझिए कि किस तरह से आपके वोट को लेने के लिए पूरा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है और धार्मिक रूप से आपको वोट मांगा जाता है, जबकि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जाति या मजहब के आधार पे आप चुनावी कैंपेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आखिर संविधान मानता कौन है। तो आपको और कुछ बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता दूं कि किस तरह से लगातार चीज़ें हो रही हैं, और जब न मास्क लगाने पर जुर्माना है तो फिर अस्पतालों में ऑक्सीजन वेंटिलेटर न होने पर सरकार भी जुर्माना लगाना चाहिए। तो कुछ ट्वीट पोस्ट मैं आपको बताता हूं जो आज सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के दबंगों का तांडव, बहुजन युवकों के साथ बेरहमी, जवाब में महिलाओं ने पुलिस और थाने का घेराव किया है। हमें संसद में घुसना है, मंदिर में तो डैश डैश भी घुस जाते हैं ज़बरदस्ती। तो ये बड़ी खबर थी। और लगातार सोशल, और ये देखिए राम मंदिर का शिलान्यास नहीं, ये तो RSS का ऑफिस बना है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। ये बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और क्रीमी लेयर के विरोध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वाले यूपी के पहले विधायक राकेश राठौर जी को सलाम। तो राकेश राठौर वो यूपी के पहले बहुजन विधायक है जिन्होंने क्रीमी लेयर को लेकर प्रधानमंत्री को साफ साफ चिट्ठी लिखी है कि आप इसको मत कीजिए, इसको मत बनाइए। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें वायरल हो रही है। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो लगातार वो शेयर कर रहे हैं किस तरह से पटना में कोरोना से लोग मरने के लिए मजबूर हैं। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, और बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। और ये तमाम खबरें जो हैं उसका सरोकार है, ये खबरें आपको देखनी चाहिए। खबर आपको टीवी अखबार पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खबरें हैं जो आपके अधिकार से जुड़े हैं, हक हकूक़ से जुड़े हैं। और कुछ और सोशल मीडिया पर मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं। आजकल पुलिस वाले सस्पेंड होने से कुछ ज़्यादा कुछ माने मतलब नहीं निकालते हैं। और एक प्रधानमंत्री का ये भाषण जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने नोटबंदी की और 3 लाख कंपनियों पर ताला लगा दिया। तो बेरोजगारी का जश्न भी लोग मना ले रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ किस तरह से अस्पतालों का बुरा हाल है बिहार में, खासकर जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कोरोना से बहुत ज़्यादा नारकीय स्थिति हो गई है। अस्पतालों में जहाँ तहाँ सब पड़ा हुआ है। और कोरोना के लिए अस्पताल भले बने न बने, लेकिन बीजेपी के दफ्तर बन गए। और एक तस्वीर देखिए किस तरह से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में, ये तस्वीरें नहीं दिखा सकता, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि पूरा ब्लर करें चेहरा, और ये चाबी भी नहीं दिखना चाहिए। एक युवक को चूँकि मास्क नहीं पहने था और उसको गाड़ी की चाबी उसके सर में पुलिस वालों ने डाल दिया। ये बहुत ही भयानक वीडियो है जो आपको देखना चाहिए। और सबसे लास्ट में ये एक तस्वीर है, अंबेडकर पेरियार एक दूसरे के पूरक, लात मार इन गंदे कामों को, जिसे अच्छा लगता है वो कर लेगा, तुझे पढ़ना है देश को आगे बढ़ाना है, आओ मेरे बच्चे। तो बहुजन समाज के बच्चे को कैसे फूले पेरियार, अंबेडकर साहब और पेरियार साहब हाथ दे रहे हैं कि तुम चलो पढ़ने। ये तमाम वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।